गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे। 8वां न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था कैसे करना है, आपने किया होगा। एक तार जिसमें धारा दे रखी है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 8 एम्पियर। और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 0.15 टेस्ला। ठीक है। समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर थीटा बराबर कितना दे रखा है? 30 डिग्री। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। बल की दिशा क्या होगी और उसका परिमाण क्या होगा? तो परिमाण ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास में सीधा एक फॉर्मूला है। अगर Q दे रखा है तो QVB वाला लगाना होता है। वेग दे रखा है, अगर वेग दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, तो हमें QVB वाला फॉर्मूला लगाना होता है। और इसमें हमें धारा दे रखी है और लंबाई, एकांक लंबाई पर निकालना है। तो इसलिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे? ILB। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। इसमें I का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है, थीटा दे रखा है और एकांक लंबाई पर निकालना है। तो लंबाई को क्या कर देंगे अपन? लंबाई का मान कितना हो जाएगा? एकांक हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर F बराबर ILB साइन थीटा। एकांक लंबाई पर होगा तो अपन लंबाई का भाग लगा देंगे। तो यह आ जाएगा स्मॉल f बराबर F बटा L IB साइन थीटा। ठीक है। I का मान 8 दे रखा है, B का मान 0.15 दे रखा है, साइन 30 डिग्री दे रखा है। तो इसको कैलकुलेशन कर देंगे। साइन 30 का मान आप जानते ही हो, तो इसका मान जब रखेंगे तो यह आ जाएगा 0.6 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। अब जो बल की दिशा है वो मैंने आपको बता रखी है। बल की दिशा हथेली के नियमानुसार, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये और बल लगेगा, ये वाली भी मैंने आपको बता रखी है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, ये वेग की दिशा को व्यक्त करता है। तो बल की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर। ये धारा की दिशा, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। तो ये एक ही तल में दोनों, ये 30 डिग्री का कोण आप बना सकते हो। तो धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, दोनों के बीच में ये कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। तो बल कहाँ लगेगा? लंबवत। ठीक है। ये वाला भी आप ले सकते हैं, इसमें भी बल कहाँ लग रहा है? लंबवत। इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा या वेग की दिशा के लंबवत जो है वो बल लगता है, अर्थात तल के लंबवत बल लगेगा। तो बल की दिशा तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत, ये तार की लंबाई की दिशा हो जाएगी, ये बी की दिशा हो जाएगी, तो बल लगेगा इन दोनों के लंबवत। 9वां क्वेश्चन। दो एक समान कुंडलियां, दो कुंडलियां जो एकदम समान है, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या 100। दोनों में तार के लपेटे जो लगाए हुए हैं वो 100 लगाए हुए हैं और धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। देखो दोबारा सुन लो। दो समान कुंडलियां हैं, फेरों की संख्या दोनों में समान है, त्रिज्या दोनों की समान है, धारा का मान दोनों में समान है, धारा की दिशा भी समान है। तो ऐसी कुंडली अपन ने पढ़ रखी है। इसी ऐसी कुंडली को अपन क्या कहते हैं? हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 है। दो कुंडलियां हैं, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 है। यदि प्रत्येक कुंडली में 1 एम्पीयर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो अक्षीय रेखा पर ठीक मध्य में, अक्षीय रेखा मतलब दो बराबर कुंडलियां हैं, ये दो कुंडलियां हैं, इन दोनों के केंद्रों को मिला दिया, दोनों के बीच की दूरी 12 है, तो मध्य मतलब 6 हो जाएगा ना। एक कुंडली के इस तरफ 6 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरी कुंडली के इस तरफ 6 सेंटीमीटर दूरी पर, ये पॉइंट मध्य वाला पॉइंट होगा। तो केंद्र से दूरी कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो अक्षीय रेखा के ठीक मध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बता दूं कि ये डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। ये आपकी वृत्ताकार कुंडली,
ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, और इससे 12 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 12 सेंटीमीटर दूरी है, इस 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्ताकार कुंडली होगा। ये वृत्ताकार कुंडली और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा तो ये कितनी हो जाएगी? 6। ये भी कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, ये जो 6 है ये किसका मान है? x का। ये x है, यहां से केंद्र से इसकी ये वाली दूरी, इतनी दूरी, ये x का मान है। ये कैपिटल R है। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। इसकी भी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। इसकी भी त्रिज्या कैपिटल R है। ये मध्य बिंदु है, यहां से इसके केंद्र O से इसकी P बिंदु, ये P बिंदु ले लेते हैं अपन। ये P बिंदु की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और इसका केंद्र अपन मान लेते हैं O डैश। इसकी भी दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये x का मान है, ये वाला भी x का मान है। ये r बराबर है, ये वाला r बराबर है। तो ऐसा अपन ने पढ़ा है क्या? पीछे पॉइंट पढ़ा है क्या? ऐसा अपन ने एक बिंदु पढ़ रखा है क्या कि किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़े ना अपन ने। बाह्य सावर्त के नियम का अनुप्रयोग है दूसरा, जिसमें x का मान कितना है? 6। त्रिज्या कैपिटल R है जिसका मान भी हमें दे रखा है, और 8 सेंटीमीटर दे रखा है इसकी त्रिज्या का मान, और ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम इस कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इस कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, अक्ष पर x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है? μ0 n/r² बटे 2 गुणा r² प्लस x² की घात 3/2। ये फॉर्मूला इतना फॉर्मूला है। हमने 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि दोनों कुंडलियों का निकालना है और दोनों कुंडलियों में सभी मान समान है। देखो n का मान समान है, 100 है दोनों में, i का मान भी दोनों में समान है, त्रिज्या दोनों की समान है और x भी समान है। x भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 6 सेंटीमीटर है। तो सारी वैल्यू समान है। तो कुंडलियों के ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सबके? तो यहाँ पर 2 से इसलिए गुणा किया क्योंकि 2 कुंडलियां हैं और सबके अपन यहाँ मान रख देंगे। ये हमें दे रखा है n बराबर 100, i बराबर 1 एम्पियर, r बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को अपन मीटर में बदल लेंगे तो मीटर में मान कितना आ जाएगा? 100 का भाग लगाएंगे ना, 0.08। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 गुणा 10 की घात -2, ये भी लिख सकते हो आप। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12। तो x का मान कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आधा ले लेंगे, मध्य बिंदु है ना इसलिए। x बराबर 6 गुणा 10 की घात -2 या 0.06 मीटर। सबकी वैल्यू लिख दी। दोनों कुंडलियों के ठीक मध्य चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, एक कुंडली का आएगा μ0 n/r² बटे 2 r² प्लस x² की घात 3/2। दोनों का निकालना है इसलिए अपन ने 2 से इसको गुणा कर दिया। सबके मान लगा दो। 2 गुणा 4 पाई गुणा 10 की घात -7 इसका मान है, μ0 का मान है, गुणा 100 n का मान है, i का मान 1 है, r का मान 0.8 का स्क्वायर है बटे 2 कोष्टक में 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर की घात 3/2। ये वाला इससे काटना मत, पता है ना आपको, यहाँ भी इसमें प्लस लिखा हुआ है और इस पर घात भी है। तो पहले नीचे वाले को इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा और इसको आगे अपन हल करेंगे। इसको हल किया है, घटा दिया दोनों को,
घटा के पहले स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको 0.08 गुणा 0.08 दो बार लिखेंगे और दशमलव हटा दो, दोनों के दशमलव हटा देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और ये वाली जो 10 की घात 2 है ये आ जाएगी, तो ये 9 हो जाएगा। इसको सरल कर सकते हो आप आसानी से। फोर पाई गुणा 8 गुणा 10 की घात -9 बटे ये आ गया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके यहाँ पर 4 पाई गुणा 100 गुणा 0.08 था ना यहाँ पर, इसको दशमलव हटा देंगे अपन, गुणा 0.08 और ये भी दशमलव हटा देंगे, बटे में यहाँ पर 0.08 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और 64 में अपन ये दशमलव के बाद 2 0 है, 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 4 अंकों के पहले आपको लगाना है, तो यह आ जाएगा 64 तो आएगा ही 64 और 0 और 0 और यहाँ दशमलव और यहाँ 0 प्लस 0.006 का स्क्वायर है ना, तो ये 36 आ जाएगा। और इसकी पावर कितनी है? 3/2 और हमने ये दशमलव हटाया और ये दशमलव हटाया, तो यहाँ आ जाएगा गुणा 100 गुणा 100, ठीक है। ये 8 नहीं है, 0 है। अब 100 से तो 100 ये कट जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 पाई गुणा 8 बटे में 0.0064 प्लस 0.0036, 64 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100, तो यह आ जाएगा 0.0100 की पावर 3/2 और ये 100 जो है ये 10 की घात और है, यहाँ पर एक 10 की घात और है, 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -7, 10 की घात -7, ये 10 की घात 2 है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा और यहाँ -9 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इस समझ में कैसे है। अब यह आ जाएगा पाई का मान लगा दो, 4 गुणा 3.14 गुणा 8 को 8 से गुणा करोगे 64, 10 की घात -9 बटे में, यहाँ देखिए इन 2 0 को तो हटा दो, ये 2 0 हट जाएंगे और यहाँ ये आ जाएगा दशमलव हटाओगे तो क्या आ जाएगा? बटे में 100। देखो इसको कैसे लिखोगे, बराबर 4 पाई गुणा 8 गुणा 8, इसको 64 भी लिख सकते हो, 64 लिख देता है
ये आ जाएगा 64 गुणा 10 की घात -9 बटे में 0.01 की घात 3/2। ठीक है, अब अंदर ये दशमलव आप हटा दोगे, दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 1 और ये 2। इस 100 का आप 100 की घात कर दो 3/2, 1/100 की घात, तो ये आप लिख सकते हो इसको 10 की घात 2 आ जाएगा, 10 की घात 2, ये 10 की घात 2 से कट जाएगा नीचे वाले में। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, फोर 5 गुणा 64 गुणा 10 की घात 9 -9 बटे में यह आ जाएगा 1/10 की घात 2 का की घात 3/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 0.1, 0.1 की घात 0.1 की घात 3 आ जाएगा, केवल ये 2 कट गया। आइए ना, आप सोल्व करना कैसे करेंगे। दो से 2 को आपने काट दिया, ये 2 से 2 कट गया, तो 1/10 की घात 3, 1/10 को आप लिख सकते हो 0.1, तो ये जाएगा 0.1 की घात 3। आ गया समझ में, और ऊपर पाई का मान लगा दिया। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये स्टेप है, इस स्टेप के बाद में ये वाला, फिर इसके बाद में ये वाला, फिर ये, और फिर यहाँ से। क्लियर है, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 3 बार लिख दो, दशमलव हटा दो तो यहाँ 6 आ जाएगा, और इसको सोल्व कर लो, गुणा कर लो इनको, तो यह दशमलव को 2 पॉइंट आके किसका दो, तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक है, अब है 10वां। 2 1 मीटर लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, निर्वात में स्थित हैं। यदि दोनों तारों में 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। सीधा फॉर्मूला है, सीधा सूत्र दे रखा है। 2 समांतर तार, दोनों में एक ही दिशा में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है, r दे रखी है। ये है समांतर तार 2, एक तार ये है, दूसरा तार ये है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। धारा का मान कितना है 0.2। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 0.2 मीटर। और तार की लंबाई L का मान कितना है 2 मीटर। तो I1 बराबर I2 बराबर, दोनों में 2-2 एम्पीयर, इसमें भी 0.2, इसमें भी 0.2, I का मान बराबर है, धारा का मान बराबर है। तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, F/L μ0 I1 I2 बटे 2πr। सीधा सूत्र है। μ0 का मान 4π गुणा 10 की घात -7 गुणा 0.2 बटे 2π गुणा 0.2। 0.2 कैसे है, ये
बीच की दूरी r। ठीक है, किसी भी मात्रा को चेंज नहीं करना क्योंकि मीटर मीटर में दे रखे हैं, सेंटीमीटर होता तो हम चेंज करते इसको। ये 0.2 से तो 0.2 काट दो, और ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, और ये दशमलव हटा के या नीचे 0 लगा दो तो ये ऊपर जाके -8 बन जाएगा। तो ये सीधा छोटी सी कैलकुलेशन है, 4 × 10⁻⁸ न्यूटन प्रति मीटर। 11वां न्यूमेरिकल है, एक वर्गाकार कुंडली, वर्गाकार, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग है तो प्रत्येक भुजा समान होगी, और 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, भुजा गुणा भुजा। ठीक है ना, हमें क्षेत्रफल चाहिएगा। सेंटीमीटर में है तो इसको आप मीटर में चेंज कर लोगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 × 10⁻²। ठीक है, में 20 फेरे हैं, लपेटे कितने लगाए हुए हैं, 20 लगाए हुए हैं, तो n का मान कितना आ गया, 20 आ गया। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 12 एम्पियर। तो I बराबर जैसे जैसे जो जो वैल्यू दे रहे थे उसको लिखते जाओ। ठीक है ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, उसके और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला का समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के एक कोण पर बनता है। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। बी का मान कितना है, 0.80 टेस्ला। ठीक है, अब ये पूछा है कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का परिमाण क्या होगा। यहाँ पर घूमेगी कुंडली, तो घूमेगी तो बल युग्म मतलब क्या पूछा है, टो पूछा है। बल युग्म किस में लगता है, टो में। बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई या भुजा का स्क्वायर 10, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर। n का मान 20, I का मान 12, B का मान 0.80 और अल्फा का मान 30 डिग्री। अल्फा ले लो या थीटा ले लो। ठीक है ना, थीटा अपन B और A के मध्य लेते हैं तो ये अल्फा ले लो। ठीक है, ये जब वहाँ को पढ़ाया था, बल आघूर्ण पढ़ाया था, तब ये मैंने बताया था, वहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 × 10। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, सीधा सीधा ही है। 100 × 10⁻⁴। सेंटीमीटर को मीटर में बदला है, सेंटीमीटर को मीटर में 2 बार बदलेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए। तो 10⁻² गुणा 10⁻², कितना जाएगा, 10⁻⁴। बल आघूर्ण टॉ बराबर NIAB sin अल्फा, NIAB sin अल्फा। तो यहाँ n का मान कितना है, 20, I का मान कितना है, 12। A कितना प्राप्त हुआ, 100 × 10⁻⁴। A क्या है, क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। B क्या है, 0.8, और साइन अल्फा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो सभी वैल्यू लगा दो, सबको सोल्व कर दो। आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसके दशमलव घटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 100 को 100 से काट दो, 10 की घात यहाँ पर 2 है, ये 1 0 यहाँ पर आएगा, 1 0 यहाँ पर आएगा। इसको इससे सोल्व कर दो, और 12 24 24 हो जाएगा, 24 को 8 से कर दो, तो ये इसका मल्टीप्लाई जाएगा, 37 का मान 1/2। ठीक है, तो ये आसानी से छोटी सी कैलकुलेशन है, गुणा करना है सिंपली। बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। समान वेग v से अल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। देखो, अल्फा कण है, एक प्रोटॉन है,
दोनों के वेग समान है, दोनों के लिए b का मान समान है, मतलब v और b दोनों के लिए समान है, अल्फा के लिए भी और प्रोटॉन के लिए। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। बता रखा है ना, 3 कंडीशन मैंने बताई थी। जब एक ही दिशा में थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तब सरल रेखा में गति करेगा कण, ठीक है। जब लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ में, और जब किसी कोण थीटा से प्रवेश करता है तो कुंडलिनी नुमा, यूं आगे भी बढ़ेगा और गोल गोल भी घूमेगा, तो इसको बोलते हैं कुंडलिनी नुमा पथ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये लंबवत प्रवेश कर रहा है, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, और पथ वृत्ताकार होगा। वृत्ताकार पथ होगा तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी, और त्रिज्या का सूत्र होता है mv/qb, mv/qb। इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 2 कण प्रवेश कर रहे हैं, दोनों के द्रव्यमान अलग है, दोनों पर आवेश अलग है, तो दोनों का पथ तो वृत्ताकार ही होगा, लेकिन दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। अब किसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, किसकी त्रिज्या कम होगी, वो हमें पता करना है, और अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले अपन अल्फा के लिए करते हैं, आर अल्फा, तो mv/qb होता है ना, v भी बराबर है, तो इस पर अपन अल्फा को लिखने की आवश्यकता नहीं है, m अल्फा और q अल्फा। प्रोटॉन के लिए rp लिख दो, mp qp, v और v है ही, भाग लगा दो आपस में, दोनों का आपस में भाग लगा देंगे तो v से v कट जाएगा, b से v कट जाएगा, और ये पलट जाएगा ऊपर, ये q ऊपर चला जाएगा, यह जाएगा m अल्फा बटे mp गुणा qp बटे q अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा पलटा है उसको। प्रोटॉन का आवेश E होता है, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, और द्रव्यमान होता है 4 गुना, ये ध्यान रखोगे। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना और द्रव्यमान 4 गुना होता है। ये बहुत जगह आपके कोई दूसरा न्यूमेरिकल भी आ जाए चेंज होकर, उसमें भी ऐसे काम आते हैं ये चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोटॉन का आवेश E, अल्फा कण का आवेश QE 2E, और अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो मान रख दो सबकी जगह। MFR का जो मान है वो 4 MP, और ये MP है गुणा QP का मान, प्रोटॉन का आवेश E और अल्फा कण का आवेश 2E, E से E कट जाएगा, MP से MP कट जाएगा, 2 से 4 को काट दो तो 2/1, अर्थात अल्फा कण और प्रोटॉन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 होगा। आप यहाँ एक बात और ध्यान रखोगे, पहले अल्फा कण आया है और फिर प्रोटॉन आया, तो अल्फा कण को आप ऊपर रखोगे। आप ये नहीं है कि यहाँ पर आप rp/r अल्फा निकाल दो, ऐसा मत करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल में आपको दी भी रहती हैं, आपको केवल देखने की आवश्यकता है उसमें। यहाँ पर देखिए, अल्फा कण तथा प्रोटॉन की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो अल्फा कण वाली त्रिज्या को आप ऊपर रखोगे, बटे आप प्रोटॉन की त्रिज्या लिखोगे। अन्यथा आपका आंसर अगर आपने उल्टा कर दिया इसको, तो आंसर क्या आएगा, 1/2, वो गलत हो जाएगा। 1:2 नहीं होगा, 2:1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें इसमें आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, एक साइक्लोट्रॉन पता है, ढंग से पूरा बताया हुआ है आपको कि डी की त्रिज्या, डी मतलब डीज जो हमने चांदे के आकार के लिए थे ना, वो डीज, उनकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 मीटर। ये कैपिटल आर का मान है, या आर मैक्सिमम ले सकते हो। इसमें 1.7 टेस्ला का अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है। बी का मान कितना है, 1.7 टेस्ला। इसमें प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान मैंने वहाँ आपको फॉर्मूला करवा रखा है,
उस फॉर्मूले में आपको सीधी वैल्यू रखनी है। प्रोटॉन का द्रव्यमान m बराबर 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र Q² B² R² बटे 2m। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वहाँ मैंने आपको करवा रखा है। ये त्रिज्या का, वेग का, आवर्तकाल का, कोणीय आवृत्ति का और अधिकतम ऊर्जा का, ये सारे सूत्र मैंने आपको बता रखे हैं। Q का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। Q² है तो 2 बार मान रख दिया, 1.7 2 बार रख दिया, 0.5 2 बार रख दिया, बटे में 2 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻27। सबके मान रखे हैं, सबके मान हमें यहाँ दे रखे हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये इतने न्यूमेरिकल आप नोटबुक में करोगे। न्यूमेरिकल खत्म होने वाले हैं। आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आपके, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल बच गए वो अपन कल करेंगे, और कल मैं आपको 8वां लेसन शुरू करवा दूंगी। ठीक है ना, तो कंटिन्यू आप नोट्स बनाते रहें, और वीडियो आपको डेली देखना है। जिस दिन भी आप मिस कर दोगे उसकी अगली क्लास आपके समझ में नहीं आएगी, और एक दिन भी आपने अगर छोड़ दिया तो आप पीछे हो जाओगे। अगर फिर आप पीछे की वीडियो देखनी शुरू कर दोगे तो आप एक दिन पीछे जाओगे। इसलिए कोशिश ये करो कि आपकी वीडियो नहीं छूटे, और अगर बाई चांस जरूरी कार्य से या इधर उधर जाने से आपकी वीडियो अगर छूट गए हैं तो आप एक दिन में 2 वीडियो देखें फिर। ठीक है ना, और डेली वाला जो है वो तो आपको देखना ही देखना है, जिससे आपकी अटेंडेंस भी लगती रहे बराबर। हमें पता रहे आप 4 दिन बाद में वीडियो देख रहे हैं तो हमें क्या पता कि आप देख रहे हैं, क्योंकि पीछे वाले जो व्यूज़ हैं, जो हमें पता लगता है कि आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो पीछे वाले हम नहीं देखते। इसलिए डेली वाले जो हैं, डेली आपको क्लिक करना जरूरी है। डेली के जो व्यूज़ हैं वो, उसमें आपकी अटेंडेंस लगती है, उसमें पता लगता है कि बच्चा रेगुलर है या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।